बड़ा अपडेट आपको सूरजपुर से बता दें। डबल मर्डर मामले में आरोपी कुलदीप साहू को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तारी की है। बलरामपुर के जो एसपी हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, सूरजपुर डबल मर्डर केस में जहां पर आरोपी कुलदीप साहू को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर पुलिस ने झारखंड से आरोपी कुलदीप साहू की गिरफ्तारी की है। एसपी ने इस खबर पर पुष्टि कर दी है। तो कल जिस तरह से सूरजपुर में एक पुलिसकर्मी प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप इस पर लगा था, इससे पहले एक पुलिसकर्मी पर खौलता हुआ तेल इसने फेंक दिया था, जिसके बाद पूरे सूरजपुर में उपद्रव की स्थिति बनी थी और अब आरोपी कुलदीप साहू को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। एसपी ने पुष्टि भी कर दी है इस खबर पर। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, सूरजपुर डबल मर्डर केस में अब आरोपी कुलदीप साहू, जिस पर पुलिसकर्मी की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या का आरोप है, उसे झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। अरुण सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, गिरफ्तारी हो गई है, अभी आरोपी कहां पर है? ले जाया गया है उसे बलरामपुर? जी देखिए, बता दूं कि ये जो आरोपी है कुलदीप साहू, उसे बस से पकड़ा गया है। वो गढ़वा से अंबिकापुर की तरफ बस से जा रहा था। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगातार जो उसके नंबर हैं उसे साइबर सेल की टीम उस पर मॉनिटरिंग कर रही थी, उसकी लोकेशन ढूंढ रही थी और लोकेशन के आधार पर आपको बता दूं कि जो बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक हैं वैभव बैंकर रमनलाल, वो खुद साइबर जो ऑफिस है उसी में बैठे हुए थे और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। और जो आरोपी है कुलदीप साहू, वो गढ़वा से अंबिकापुर की तरफ बस में बैठ कर जा रहा था, फिर उसे पकड़ा गया है और फिलहाल उसे पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है। उसे बलरामपुर कोतवाली में रखा गया है और जो सूरजपुर पुलिस की टीम भी है वो भी मौके पर पहुंचने वाली है। और लगातार जो आरोपी को है यहाँ पर अभी मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा है, उसे सूरजपुर ले जाने की तैयारी है। भारी संख्या में पुलिस की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, सूरजपुर डबल मर्डर केस में अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलदीप साहू जो कल से फरार चल रहा था, इस पर आरोप है कि पुलिसकर्मी की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या का आरोप इस पर है। इसके अलावा दुर्गा विसर्जन के दौरान इसने एक पुलिसकर्मी पर खौलता हुआ तेल भी फेंक दिया था। लेकिन अब इस आरोपी की गिरफ्तारी झारखंड से कर ली गई है और इसे बलरामपुर लाया जा चुका है। तो जिस तरह से दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान, प्रतिमा के विसर्जन के दौरान विवाद हुआ, पहले इस आरोपी ने कुलदीप साहू, जिसने एक पुलिसकर्मी पर खौलता हुआ तेल फेंका और फरार हो गया। इसके पीछे जब पुलिस को ढूंढने के लिए लगाया गया तो एक पुलिसकर्मी प्रधान आरक्षक के साथ इसका विवाद हुआ और इसने उसकी पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या कर दी। ये आरोप इस पर है और तब से फरार चल रहा था, जिसके बाद नाराज भीड़ ने सूरजपुर में जमकर उपद्रव भी किया। आरोपी के घर में आग भी लगा दी गई थी। आरोपी के चाचा के कबाड़ गोदाम में आग लगा दी गई थी और हालात इतने बेकाबू हो गए थे सूरजपुर में कि एसडीएम साहब को भी जान बचाकर भीड़ से भागना पड़ा था। और लगातार तब से जो स्थानीय लोग हैं ये मांग कर रहे थे कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। इसे पकड़ने वाले के ऊपर इनाम की भी घोषणा हो चुकी थी। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि आरोपी कुलदीप साहू की गिरफ्तारी झारखंड से हो चुकी है। तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान, जब आरोपी कुलदीप साहू और एक पुलिसकर्मी के साथ ये विवाद हुआ, जिसके बाद कुलदीप साहू ने खौलता हुआ तेल फेंक दिया था पुलिसकर्मी पर और वहां से फरार हो गया। और कुलदीप साहू को ढूंढने के लिए जब पुलिस की टीम गठित की गई थी और उस दौरान भी इसका विवाद हुआ एक पुलिसकर्मी के साथ, जिसके बाद आरोपी कुलदीप साहू उस पुलिसकर्मी के घर पहुंचा, तलवार से पुलिसकर्मी की पत्नी और 11 साल की मासूम की हत्या कर दी गई। और यह आरोप कुलदीप साहू पर है कि इसी ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तब से लेकर अब तक सूरजपुर उबल रहा है, झुलस रहा है। जो तस्वीरें वहां से सामने आई आगजनी की, मारपीट की, और इसका एक नया एंगल तब जुड़ गया जब कुलदीप साहू की तस्वीर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष के साथ सामने आई और यह कहा जाने लगा
कि कांग्रेस पार्टी से इसका ताल्लुक है, एनएसयूआई से जुड़ा हुआ है। इसकी गाड़ी का नंबर और नेम प्लेट सामने आया, जिसमें वो खुद को जिला महासचिव बता रहा था। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको बर्थडे का विश कर रहा था। और हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इनकार किया है कि एनएसयूआई का नहीं है, कांग्रेस पार्टी से का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चंद्रकांत चौधरी हैं, जिलाध्यक्ष सूरजपुर एनएसयूआई, उनके साथ कई तस्वीरें हैं। लेकिन बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि आरोपी कुलदीप साहू जो डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है झारखंड से और इसे बलरामपुर लाया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक राष्ट्रीय खबर से। चुनाव आयोग आज झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। आज दोपहर 3:30 बजे निर्वाचन आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें तारीखों का ऐलान होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1 और गुजरात की 2, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो थोड़ी देर में निर्वाचन आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है 3:30 बजे, जिसमें न सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड बल्कि कई और राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण की सीट है। मध्य प्रदेश से हो सकता है कि विजयपुर और बुधनी का नाम का ऐलान भी हो जाए। तो कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसमें हो सकता है। इसके अलावा कई राज्यों की विधानसभा उपचुनावों की तारीख का ऐलान भी इसमें हो सकता है। इसमें इसकी संभावना भी बनी हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको उन 2 राज्यों की चुनावी समीकरण के बारे में बता रहे हैं। 81 सीटें हैं झारखंड विधानसभा में, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 41 है। 3 मुख्य पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जो अलायंस है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम का, और इसके अलावा अन्य पार्टियां जिनके पास 6 सीटें हैं, निर्दलीय 2 विधायक हैं और अन्य 4 सीटें। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर जोर लगा रही है। और महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, कुल 288 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 है। भारतीय जनता पार्टी के पास 103 सीटें हैं, शिवसेना की शिंदे गुट के पास 37 सीटें हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। तो इन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, राजस्थान की 6 सीटें, बिहार की 4, पंजाब की 5, मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट रायपुर दक्षिण, जहां पर उपचुनाव होने हैं। थोड़ी देर बाद इन चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा। और रायपुर दक्षिण से टिकट की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज अब एकजुट हो गया है। समाज के लोगों ने कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। समाज के पदाधिकारी बीजेपी अध्यक्ष किरण देव और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की मांग कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अरुण शुक्ला ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में ब्राह्मण मतदाता 40,000 से ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस भाजपा को ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना ही होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भाजपा से मीनल चौबे, सुभाष तिवारी, मनोज शुक्ला और मृत्युंजय दुबे प्रमुख दावेदार हैं। वहीं कांग्रेस से प्रमोद दुबे प्रमुख दावेदार हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी आज राजीव भवन पहुंचे हुए देख सकते हैं। और ये पदाधिकारी न केवल राजीव भवन पहुंच रहे हैं बल्कि भाजपा कार्यालय और भाजपा के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। और इनका एक ही मांग है कि रायपुर दक्षिण से जो है किसी ब्राह्मण को ही प्रत्याशी बनाया जाए। और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं संयोजक हैं अरुण शुक्ला जी क्या कहेंगे आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो रायपुर दक्षिण का चुनाव होने वाला है
वो हमारा ब्राह्मण बहुल्य है, और ब्राह्मण बहुल्य चुनाव में हमें ब्राह्मणों को ही टिकट में देना चाहिए। जी, हम ये चाह रहे हैं, इसी के लिए हम लोग मांग करने आए हैं। तो इसके लिए आप लोग किन किन लोगों का नाम आगे कर रहे हैं? हमारे तरफ से कोई नाम आगे नहीं है। हमको ब्राह्मण प्रत्याशी चाहिए। ये चयन करना कांग्रेस कमेटी का है कि किस ब्राह्मण को देना है। जिस ब्राह्मण प्रत्याशी को देंगे हम सब के सब तन मन धन से उसको जिताएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने किनसे मुलाकात की है? अभी हम इसके पहले हम बीजेपी कार्यालय में किरण देव जी से अध्यक्ष से मुलाकात की है। उसके बाद हम कांग्रेस कार्यालय में आए हैं। अगर टिकट नहीं मिली तब की स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, टिकट नहीं मिलने वाली बातें ही नहीं है। ब्राह्मणों को टिकट इस बार मिलेगी। पूरे ब्राह्मण जो आज तक एक नहीं थे, पूरे छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण एक हो गए हैं। यदि ब्राह्मण एक हो गए हैं तो हमको टिकट देना पार्टी की लाचारी होगी। तो आपने देखा, ये सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ब्राह्मण से जो है उन्हें प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। और स्पष्ट तौर पर कहना है कि यहाँ पर आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों पार्टियाँ जो है क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। कर लेते हैं भोपाल से बड़ी खबर का। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने पोस्ट करते हुए बीजेपी के ही सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सदस्य बनवाने हैं तो खर्च करिए पैसे। आज मेरे फोन नंबर पर 7880298199 नंबर से फोन आया। एक एजेंसी मेरे अकाउंट से बीजेपी सदस्य बनाने के लिए ठेका मांग रही थी। सदस्यता अभियान पर अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि सच को स्वीकार करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी ने अपने पार्टी में मेंबरशिप घोटाला किया है। सिंघार ने बीजेपी विधायक के ट्वीट का हवाला दिया। विश्नोई ने पैसा खर्च कर सदस्य संख्या बढ़ाने की बात कही थी। तो देखिए, पहले सदस्यता अभियान को लेकर के अपनी ही पार्टी के विधायक बीजेपी विधायक अजय विश्नोई भाजपा को घेरते नजर आए और उसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस को मौका मिला है तो वो भी चूकी नहीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट करते हुए अजय विश्नोई के ट्वीट का हवाला दिया और कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए इस घोटाले के बाद। सदस्यता को लेकर अजय विश्नोई जी ने जिस प्रकार से बयान दिया और कहा कि बीजेपी की सदस्यता ठेकों पे की जा रही है, ठेके दिए जा रहे सदस्यता को लेकर, तो मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष जी शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि अब तो आप स्वीकार कर लें कि किस प्रकार से बीजेपी जबरदस्ती अपना सदस्यता अभियान चला रही है प्रदेश के अंदर और कैसे आंकड़े का जादू दिखाना चाहती है। दिल्ली के भारत मंडपम में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की समिट और भारत मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। इसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा देशों के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। समिट में 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों और भविष्य पर चर्चा की जाएगी। राजनांदगांव से अगली खबर है, जहां न्यूयॉर्क की फ्लाइट को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी देने का ये पूरा मामला है। नाबालिग और उसके माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई है। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ थाने में माता पिता के खिलाफ शिकायतें दर्ज है। नाबालिग के माता पिता ने गांव के एक व्यापारी से 1,35,000 रुपए लिए थे और पैसे वापस नहीं करने पर पीड़ित ने डोंगरगढ़ थाने में इसकी शिकायत की है। नाबालिग के पिता के खिलाफ 4 साल पहले अफवाह उड़ाने पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज हो चुका था। तो खबर आपको दिखा रहे हैं राजनांदगांव से, जहां न्यूयॉर्क की फ्लाइट को बम चुराने की धमकी मिली थी। IBC24 ने खबर आप तक पहुंचाई भी थी और इस पूरे मामले पर नाबालिग और उसके माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है। तो देखिए, कल ये सनसनीखेज खबर सामने आई थी। मुंबई से न्यूयॉर्क जो फ्लाइट जा रही थी उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और बाद में खुलासा हुआ कि जो धमकी दी गई थी वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से ही दी गई थी। यहाँ के युवक को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस इसे लेकर के गई है और देखिए, बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ बेटा बल्कि इसका जो पिता है वो भी इसी तरह की पहले अफवाह उड़ा चुका है, धमकी दे चुका है और देशद्रोह का मामला उसके ऊपर भी दर्ज है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि अलग अलग थानों में ना सिर्फ नाबालिग बल्कि उनके माता पिता के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में आप अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं कि अब नाबालिग के ऊपर भी राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। नाबालिग के पिता पर भी राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। अभी फिलहाल मुंबई पुलिस इस नाबालिग को अपने साथ लेकर के गई है, पूछताछ कर रही है। कल जब फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। जब पूरी जांच की गई तो पूरी खबर अफवाह निकली और बाद में खुलासा हुआ कि जो धमकी दी गई थी उसका कनेक्शन राजनांदगांव से है, क्योंकि राजनांदगांव के नाबालिग ने ये पूरी अफवाह उड़ाई थी। राजनांदगांव के नाबालिग ने ही धमकी दी थी। अपने साथ मुंबई पुलिस से लेकर रवाना हो चुकी है, पूछताछ की जाएगी अब इससे। और राजनांदगांव की कारोबारी का ये नाबालिग बेटा है। मुंबई पुलिस की 5 सदस्यीय स्पेशल टीम राजनांदगांव पहुंची और नाबालिग को लेकर अपने साथ मुंबई रवाना हुई है। और बड़ी बात यह है कि इसके पिता के ऊपर भी देशद्रोह का मामला दर्ज है, यानी कि पहले पिता के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ क्योंकि उसने भी कुछ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था, और अब नाबालिग के ऊपर भी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम तीनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।